अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ तो अभी 12 अगस्त 2025 की शाम है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, मशरिक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब 13 अगस्त 2025 और बुध के दिन की सुबह हो रही है। मेरे सामने स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इमरान खान के वकीलों ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, इमरान खान की बहनों अलीमा खान और नौरीन खान की जो गिरफ्तारी की गई अडयाला जेल से, उसके हवाले से, हिंदुस्तान पाकिस्तान के डायनामिक्स के हवाले से, किस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नए सिरे से एक एंटी टेरर कोऑपरेशन की, दहशतगर्दी के खिलाफ कोऑपरेशन की बात की जा रही है, किन अनासर के खिलाफ बात की जा रही है, इस तरह की बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं जिनकी क्विक तशरी इंटरप्रिटेशन भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, सबसे इंटरेस्टिंग जो एक डेवलपमेंट मैं देख रहा हूँ वो डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल, आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई मुझसे, मैं भूल गया, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के एक कमेंट जो है उसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के लिए, सरकारी ज़राए इब्लाग के लिए, पाकिस्तान का जो सरकारी पॉडकास्टर्स हैं और जो मीडिया है उन सब के लिए एक खासा अजीब व गरीब किस्म का चैलेंज बना हुआ है, जिसे गुज़िश्ता 24 घंटों से मसलसल वो उसे डिफेंड करने की और रद्द करने की और रिजेक्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर, सॉरी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग थी, जिसके बारे में हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग ने बहुत खप डाली और हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA जो है उसने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ इशू की कि हमारे नॉलेज में ये बात आई है कि अमेरिका की सरजमीन से हिंदुस्तान को धमकी लगाई गई है जो बड़ी गैर जिम्मेदार है, सेबर रैटलिंग की गई है। फिर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसके जवाब में कहा कि नहीं जनाब, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। आपके जहन में ये बात आ रही होगी, नहीं 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 नहीं, ये एक और ही कहानी है। ये कहानी वो है जहाँ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जोश खताबत में एक क्रूड एग्जाम्पल देते हुए, जैसे कि प्रवीण स्वामी कहते हैं कि क्रूड एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान एक शाइनिंग मर्सिडीज़ की तरह है, जो हाईवे पे निकलता है तो एक फिरारी बन जाता है। अब जाहिर है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जंगल के बादशाह हैं और जंगल के बादशाह के बारे में हम सुनते थे कि वो अंडा दे या बच्चा दे उसकी मर्ज़ी है। तो जंगल के बादशाह की मर्ज़ी है कि वो जर्मन प्रेस्टीजियस मर्सिडीज़ को स्पोर्ट्स कार फिरारी इटालियन में बदल दे, वो कुछ भी कर सकता है, फिरारी को मर्सिडीज़ में बदल सकता है, मर्सिडीज़ को फिरारी में बदल सकता है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान एक शाइनिंग मर्सिडीज़ है तो पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है जो ग्रेवल से, बजरी से भरा पड़ा है, और दोनों में अगर तसादम होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका ज़्यादा नुकसान होगा। ये वैसे भी पाकिस्तानी कॉमन सेंस है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ा एक्सटेंडेड जंग अफोर्ड नहीं करता, बिकॉज हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ कर रही है और हम तो बेचारे उधर ही खड़े हैं जहाँ 5-10 साल पहले खड़े थे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। कोई जनरल साहब ज़ाहिर है बादशाह हैं, तो उन्होंने सोचा नहीं होगा, बादशाह कभी सोचता नहीं है ज़्यादा चीज़ों के बारे में, क्योंकि इससे हिंदुस्तान का जो पुराना नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में उसको जनरल साहब ने तक़वियत दी है। हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग में, मीडिया में, सोशल सर्कल्स के अंदर इस पे खूब किट लग रही है। वहाँ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जनरल साहब ने खुद पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने गोल कर दिया, उन्होंने उस चीज़ को तस्लीम कर लिया जो हिंदुस्तानी गुज़श्ता 15-20 बरस से कह रहे थे। मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहता हूँ। सुषमा सवारत साहिबा जो हैं, जो हिंदुस्तान की मरहूमा, अब लोग कहेंगे मरहूम क्यों कह दिया, वो तो हिंदू थी, उन्होंने इस्लामी कभी कबूल नहीं किया, तो चलें आप उनको लेट कह सकते हैं चूँकि वफ़ात पा चुकी हैं। बहरहाल 2017 में जब वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी तो अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के 72nd 72वां जो इजलास हुआ, वहाँ पर उस वक़्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब खाकान अब्बासी साहब के एक कमेंट का जवाब देते हुए सुषमा सवारत साहिबा ने हिंदी के अंदर, अंग्रेज़ी वो कम ही बोलती थी, तो अनलाइक दी जो प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके जनाब जयशंकर, वो तो अंग्रेज़ी में ही ज़्यादातर बात करना चाहते हैं। तो बहरहाल सुषमा सवारत साहबा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हिंदी में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस बनाए, हमने पता नहीं डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए, इतने हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने इतने टेक्नोलॉजी के लोग पैदा किए, और आप लोगों ने क्या बनाया? उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि आपने दुनिया को दहशतगर्द दिए, आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैश मोहम्मद बनाया, आपने हकीकी हकानी नेटवर्क बनाया, आपने हिज़्बुल मुजाहिदीन बनाया, आपने दुनिया को दहशतगर्द दिया, हमने दुनिया को डॉक्टर्स और स्कॉलर दिए। 2025 के अप्रैल में शायद पहलगाम के वाक़े के बाद हिंदुस्तान के जो प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उन्होंने सुषमा सवारत जी की उसी बात को दोबारा दोहराया। एक यूनिवर्सिटी में बात करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान को टॉन्ट किया कि हमने दुनिया को स्कॉलर्स दिए, हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म खड़े किए, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह ब्ला 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 मैनेजमेंट बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को सिर्फ और सिर्फ जो है वो दहशतगर्द दिया। जनरल साहब भूल गए कि हिंदुस्तान का ये पुराना आर्गूमेंट है
اور اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں اور بتاؤں کہ پاکستان کے میڈیا کے لیے انکلوڈنگ پاکستان کے جو پرومیننٹ پوڈ کاسٹر اسٹروک اینکر پرسن لاہور کے جناب منصور علی خان صاحب، ان سب کے لیے کس قسم کا چیلنج کھڑا کر دیا ہے جنرل فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے، میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سشما سوارت صاحبہ کا نیریٹو ہے جس کو دہرایا ہے جناب جے شنکر صاحب نے، جس میں تمام ہندوستانی بڑی صداقت سے اور سنسیئرٹی اور سچائی سے بلیو کرتے ہیں، یہ بھی بالکل بوگس قسم کا آرگومنٹ ہے. اس میں کوئی اس میں ایگزیجریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس میں حقیقت کتنی ہے، اس میں ایگزیجریشن کتنی ہے، میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان نے بہت ڈاکٹرز پروڈیوس کیے، بہت انجینئرز پیدا کیے، آئی ٹی کے لوگ. پاکستان نے بھی بے تحاشا فزیشینز پیدا کیے. امریکہ کے اندر پاکستان کے 20,000 سے زیادہ جو ہے اس وقت فزیشین موجود ہیں، جو ہر لیول، ہر اسٹیٹ، ہر شہر کے اندر بڑی کنسیڈربل کنٹریبیوشن کر رہے ہیں امریکن اکانومی کے اندر. اور ان کا جو ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس سے بھی ہم سب لوگ جو ہے واقف ہیں، جب انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی آرگنائز کرنا شروع کیا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دس از جسٹ دا بگننگ، دس از دا بگننگ آف دیٹ روڈ، آف دی پولیٹیکل روڈ جس کے اوپر اب یہ کمیونٹی چل پڑی. لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جس سے کہ، اور پھر 1960s میں پاکستان نے ورلڈ بینک کو، IMF کو بڑے اکانومسٹ دیے جب امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر تھے، جس میں ڈاکٹر محبوب الحق کی طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں. پھر سٹی بینک، سیریز، فائنینشیل اکانومسٹ، بہت پاکستان نے اس میں کنٹریبیوشن کی، اور پاکستان نے انجینئر بھی بڑے پروڈیوس کیے. پاکستان کے IT کے بھی لوگ ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ ہندوستان سے 1/6 کم ہے. اور جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس کا آغاز ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے ساؤتھ سے کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ ویسٹرن ایجوکیشن اور ویسٹرن تعلیم جو ہے وہ ان علاقوں میں کم تھی جہاں پریزنٹ پاکستان پایا جاتا ہے. لیکن میں ایک ایسی اگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ سے بہت کم لوگ شاید واقف ہوں گے. برطانیہ میں جہاں چونکہ سشما سوارت صاحب نے ڈاکٹرز کی بات کی، ایس جے شنکر بھی ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں. برطانیہ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اندازاً 55,000 وہ فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں جنہوں نے برطانیہ سے باہر تعلیم حاصل کی، جن کو NHS جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ IMGs کہتا ہے. ان 55,000 اپروکسیمیٹلی جو فزیشنز ہیں، IMGs ہیں، انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس، ان میں سے اندازاً 22,000 جو ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے ہیں. اور یوں اندازاً 44%، 44% جو فزیشنز ہیں انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ وہ پاکستانی ہیں. کیا یہ ہندوستانیوں کے برابر ہیں یا ان سے 1% زیادہ ہے یا 1% کم ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن پرہیپس وہ سب سے بڑی سنگل کمیونٹی جو ہے وہ پاکستانی فزیشینز کی وہاں پہ پائی جاتی. اور برطانیہ میں جو 3.5 لاکھ فزیشنز ہیں اس میں سے اندازاً 14 سے 15% جو ہے وہ پاکستانی اوریجن کے ہیں. سو یہ جو ہندوستان کا ریٹرک ہے کہ ہم نے ڈاکٹر بنائے تو پاکستان نے دہشت گرد بنائے، یہ بہت حد تک ایک ایگزیجریٹڈ ہے. حقیقت اس میں کیا ہے؟ یہ صحیح کہتی ہیں سشما سوارت یا ہندوستانی کہتے ہیں کہ ہندوستان نے زیادہ ایکڈیمکس پیدا کیے، اسکالرس پیدا کیے، انہوں نے سوشل سائنسز میں سوشل سائنٹسٹ پیدا کیے، انہوں نے بہتر جرنلسٹ، بہتر لکھنے والے پیدا کیے. اور امریکہ میں جہاں میں اس وقت موجود ہوں، کوسٹ ٹو کوسٹ اسے کہتے ہیں، جو ساؤتھ ایشیا کا ڈسپلن ہے، ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ہے، یہ ہسٹری کی اسٹڈیز ہیں، فلاسفی کی اسٹڈیز ہیں، اس میں آپ کو بے تحاشا جو ہے ہندوستانی اوریجن ایکڈیمکس ملتے ہیں. پاکستان نے یہ کیوں نہیں پروڈیوس کیے؟ اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی گیریزن اسٹیٹ ہے، جس کے ریپرزینٹیٹو جناب فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں، جن کو اس وقت ہم سارے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ کم از کم پاکستان کے سرکاری میڈیا کے لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ اپنے ویلاگس میں آپ کو کہا کہ مسئلہ ڈیفنس بجٹس کا نہیں ہے. لوگ آ کے ایک فروہی سپرفیشل بات میں پھنس جاتے ہیں کہ جی اتنے بلین ڈالر یا اتنے ملین ڈالر جو ہیں وہ ڈیفنس بجٹ پہ لگ گئے، ٹینک اتنے کیا ہیں، ہیلی کاپٹر اتنے کیا ہیں. ہرگز یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ وہ ہے کہ جب آپ نے گیریزن اسٹیٹ پاکستان میں پیدا کی، جب آپ نے ایک ملٹری تھنکنگ اور عسکری جو آپ نے تھاٹ پیدا کر دی پاکستان کے اندر، تو آپ نے پاکستان کے لوگوں کو شاہدولے کی چوہیوں میں کنورٹ کر دیا. آپ نے ان سے ان کا اسکالرشپ چھین لیا، آپ نے ان سے ان کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی چھین لی، بیکاز آپ نے ان کے سروں کے اوپر آپ نے سیکٹر کمانڈر بٹھا دیے. آپ نے کہا کہ پاکستانی میڈیا، اسکالر، ایکڈیمک، پولیٹیشین جو ہے اس کی تمام تر سوچ کا جو معراج ہے، اس کی جو کلاس سیلنگ ہے، وہ ایک سیکٹر کمانڈر کی تھنکنگ ہے، جو کہیں بریگیڈیئر ہے اور کہیں سب سیکٹر کمانڈر کرنل ہے. تو آپ نے ان کی سوچ کو بند کر دیا، جس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں آج جس طرح کے اسکالر یا جس طرح کے ایکڈیمکس یا جس طرح کے سوشل سائنٹسٹ یا جس طرح کے لکھنے لکھانے والے آتھر، ناولسٹ جو ہیں وہ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، پاکستان میں اس کا عشر اشیر نہیں پایا جاتا. اس وقت جو ہم پاکستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، جس کی مزید میں بھی بات آپ کو ایگزامپلس دوں گا، لیگل سسٹم میں
मैं बहुत ही वसूख से और एतमाद से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक कोई इंडिपेंडेंट थिंकर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई है तो अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ किसी पलंग के नीचे छुप के बैठा होगा, बाहर निकल के कोई क्योंकि सोच उसी वक्त डेवलप करती है जब सोच को परवान मिलती है, सोच को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होती है। जब पाकिस्तान में सोचने की आज़ादी ही नहीं है, एक्सप्रेशन की आज़ादी ही नहीं है, तो पाकिस्तान ने कैसे ये सोशल साइंटिस्ट, ये थिंकर, ये स्कॉलर्स जो हैं प्रोड्यूस करने थे। टू दैट एक्सटेंट इंडियन जो रेटरिक है वो सही है, लेकिन अब इसमें एक ऐसी चीज़ है जिसका खुद हिंदुस्तानियों को अंदाज़ा नहीं है। वो ये कि आरएसएस की पॉलिटिकल राइज के बाद हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन शुरू हो चुका है। ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे ही मैं बात करता हूँ वो पत्थर मारने को मेरे आ जाते हैं, लेकिन मेरी बात उनको शायद बाद में समझ आएगी। आरएसएस इज एंटी इंटेलेक्चुअल। ये सारा का सारा जो है ये नेहरूवियन थिंकिंग थी, जिसके नतीजे में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बने। हिंदुस्तान के स्कॉलर्स जो हैं, और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तो मैटर ही नहीं करते, असल में जो स्कॉलरशिप हिंदुस्तान का है, जो हिंदुस्तान का राइटर है, जो ऑथर है, जो नॉवेलिस्ट है, वो सब वो नेहरूवियन फिलॉसफी से, गांधीयन फिलॉसफी के अंदर से प्रोड्यूस हुआ है। आरएसएस ने जो पॉलिटिकल कल्चर हिंदुस्तान में पैदा किया है, उसमें से कोई चीज़ें ऐसी निकल नहीं सकती। तो एक तरह से इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन हिंदुस्तान में भी शुरू हो चुका है। ये और बात है कि बहुत बड़ा है, तो उसका अभी ठीक तरह से एहसास नहीं है। बट कमिंग बैक टू द सिचुएशन जो कि जनरल साहब ने पैदा की है पाकिस्तान के मीडिया के लिए, और जनाब मंसूर अली खान साहब की तरह के बहुत से जो सरकारी एंकर पर्सनस हैं, अब ये लोग कह ही रहे हैं, ये कह ही रहे हैं कि जनरल साहब ने इस तरह की कोई मर्सिडीज़ वाली बात जो है या पाकिस्तान को डंपर ट्रक उन्होंने कहा ही नहीं है। अब इसके अलावा इनके पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में कहा जा सकता है। न्यूक्लियर सेब रेटलिंग में कि जनरल साहब को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जा रहा है, उन्होंने कुछ और कहा था। उन्होंने नहरें का कहा था, डैम्स का नहीं कहा था। उन्होंने डैम्स का नहीं कहा था, उन्होंने मिसाइल का कहा था। उन्होंने मिसाइल का नहीं कहा था, उन्होंने बम का कहा था। लेकिन ये कि उन्होंने हिंदुस्तान को शाइनिंग मर्सिडीज़ कह दिया है और पाकिस्तान को एक डंपर ट्रक कह दिया ग्रेवल से भरा, इस पर ज़ाहिर है इसका जवाब ये है कि उन्होंने कहा ये नहीं है। तो मंसूर अली खान साहब ने कम से कम अपने वीलॉग्स में यही कहा। और भी, चूँकि मंसूर अली खान का इसलिए नाम कह रहा हूँ कि वो सबसे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बहुत ख़ानदानी हैं, तो वो भी बेचारे इसी काम में मजबूर हैं। बाकी और तो इस काम में बहुत से लगे ही हुए हैं। और एक नया अंग्रेज़ी का चैनल पाकिस्तान ने अपेरेंटली लॉन्च किया है, जिसका नाम है एशिया वन, और वो भी इसी काम में लगा हुआ है। उसका मैं मज़ीद अभी थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। प्रॉब्लम इन सब के सामने क्या है? प्रॉब्लम इन सब के सामने ये है कि जिस जर्नलिस्ट ने, हिंदुस्तानी ने, ये अपनी वीडियो में 6.5 मिनट की वीडियो में सारा माजरा डिस्क्राइब किया है टेम्पा के अंदर जनरल साहब की तकरीर का, प्रवीण स्वामी, वो इंतहाई रिस्पेक्टेड, इंतहाई इंटेग्रिटी वाले जर्नलिस्ट हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हम सब के लिए। और उनकी बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें कि उन्होंने किंग्स कॉलेज से पढ़ा, उन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ा, उन्होंने डेली टेलीग्राफ में काम किया, उन्होंने कितनी स्टोरीज़ लिखी। सिर्फ उनकी जनवरी 2018 की जो स्टोरी है, इंडियाज़ सीक्रेट वॉर, जो उन्होंने फ्रंट लाइन मैगज़ीन, जो हिंदू का मैगज़ीन पब्लिकेशन है, उसमें उनकी पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने कच्चा छटा एक्सप्लेन किया कि कैसे हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जो है, दोनों ने कैसे बलूचिस्तान के ऊपर कोलैबोरेट किया, दोनों में कैसे एक राइवल कंपटीशन पाया जाता है। कुलभूषण जाधव कैसे ईरान से ऑपरेट करता था, कैसे पासपोर्ट यूज़ करता था, कैसे बलूचिस्तान में जाता था, कैसे वो कॉम्प्लेसेंट हो गया जब ज़्यादा खुद एतमादी उसमें आ गई, ज़्यादा वो एक उसमें एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस पैदा हो गई, तो वो वही फ़ोन नंबर इस्तेमाल करता था। ये प्रवीण सोनी ने अपनी पूरी स्टोरी इंडिया सीक्रेट वॉर में एक्सप्लेन किया कि उसने वही फ़ोन नंबर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ईरान से अपने घर हिंदुस्तान में कॉल करने के लिए, अपने अहबाब को, घर वालों को, जो फ़ोन से वो बलोच इंसर्जेंट्स के साथ बात करता था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ISI जो है उसको ट्रैक कर सकी, और फिर कैसे उसको उन्होंने ल्योर किया और बलूचिस्तान में उसको गिरफ्तार कर लिया। ये प्रवीण सोनी ने यह भी साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो ये कहती है कि उसको अफगानिस्तान से उठाया, उसको ईरान से उठाया, ये भी गलत है। अब यही प्रवीण सोनी को हमारी तरह अमेरिका में जाके पनाह नहीं लेनी पड़ी ये स्टोरी लिखने के बाद, उनको कोई बरतानिया में जाके छुपना नहीं पड़ा, वो अभी भी हिंदुस्तान में रहते हैं। ये चीज़ हिंदुस्तान की ग्रेटनेस है, ये चीज़ हिंदुस्तान की अजमत और उनकी स्ट्रेंथ है, जो हमारे अंदर जो है बिल्कुल भी नहीं है। अब लफ्ज़ अजमत के ऊपर भी बहुत खप पड़ जाएगी, तो उसको आप डिलीट कर दें यहाँ से, मैं इसको मतलब ये इंडिया की स्ट्रेंथ है जो हमारे अंदर नहीं है। तो अब इसको कैसे, अब मंसूर अली खान और बहुत से लोग जो हैं इस प्रवीण सोनी की वीडियो स्टेटमेंट जो खुद बता रहा है कि भाई मैं जनरल साहब की, उन्होंने अपनी 6.5 मिनट में ये एक्सप्लेन किया कि जनरल साहब की कोई वीडियो एविडेंस नहीं है, बिकॉज लोगों को सेल फ़ोन ले जाने की अंदर इजाज़त नहीं थी। अलबत्ता ये है कि प्रिंट के कॉरस्पॉन्डेंट ने बहुत से लोगों का इंटरव्यू करके ये सारी बातें जो हैं इकट्ठी किया। और इवन अदर वर्ड्स, अगर हम प्रवीण स्वामी की इसके ऊपर ना भी जाएँ, इसकी सारी इंटेग्रिटी के ऊपर, जिसको इस वक्त डिस्काउंट करने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने यबड़ी मार दी है, गलत बोल दिया है, झूठ बोल दिया है, जनरल साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की। जनरल
जल साहब ने जो बात वहाँ पे की है वो पाकिस्तान की एक आम थिंकिंग है। मुझे याद है अप्रैल के पहलगाम के वाक़े के बाद और मई का जो पूरा क्लैश था, मैं भी अपने वीलॉग्स में ये कहता रहा हूँ इन डिफरेंट वर्ड्स। ऑफ कोर्स मैं तो एक ओपिनियन मेकर हूँ, मैं भी डिफरेंट वर्ड्स में यही कहता रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो एक बड़ी जंग अफोर्ड नहीं करता, बिकॉज उनकी इकॉनमी टेक ऑफ के ऊपर है। उनको हिंदुस्तान अमेरिका के साथ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करनी है, वो पूरा एक उनका पूरा ट्रेड है, जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन है, उनके बहुत से चैलेंजेस हैं, वो जंगों के मूड में नहीं है। दिस वॉज आवर आर्गूमेंट। और जनरल आसिम मुनीर की भी एक्जैक्टली यही अंडरस्टैंडिंग थी, जिसको उन्होंने रिलेटिवली एक एग्जांपल, ज़ाहिर उनकी पोजीशन डिफरेंट है, उन्होंने कन्वे कर दिया और अब क्राइसिस के बना हुआ है कि उसको डिस्काउंट करने में सब लगे। अब इसको ये देखिए कि हाँ, ज़रा गौर कीजिए कि कोई सिविलियन हमारी तरह का किसी इंटरनेशनल फोरम में खड़े हो कि किसी थिंक टैंक में ऐसी बात कर देता तो उसका इन्होंने कीमा कर देना था गंडासा लेके, और उसको उन्होंने कहना था कि देखें ये हिंदुस्तान का एजेंट है, इसको रॉ ने पैसे दिए हुए हैं, ये दुश्मन से मिला हुआ है, इसको शर्म नहीं आती, इसने अपने बाप को मारा तो माँ को मारा तो बच्चों को मारा तो फलां को किया, इसके अलावा इनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अब चूंकि जनरल साहब हैं, जनरल साहब बादशाह हैं जंगल के, ठीक है, वो अंडा दें बच्चा दें वो कुछ भी कह दें, ज़ाहिर है उन्होंने दुनिया की दो बहुत बड़ी जो तालीमी दरसगाहें हैं, एक पीएम में और दूसरा स्टाफ कॉलेज कोयटा, वहाँ के वो इसे कहते हैं ग्रेजुएट हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब सुनने में जो आ रहा है इसी हफ्ते ये बात, इसी चक्कर में ये बात एक्सपोज हो गई है कि पाकिस्तान ने एक नया अंग्रेजी का टेलीविजन चैनल, सैटेलाइट चैनल कायम किया है, जिस पे कोई 2 महीने से 1 महीने से कहते हैं उसकी सैटेलाइट टेस्टिंग हो रही थी, और इसी खाते में जॉन साहब को डिफेंड करने के खाते में ये चैनल जिसका नाम बताया जाता है एशिया वन, ये एक्सपोज हो गया। अच्छा जी, अब ये एशिया वन जो है इसके बारे में इसके कोई एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं जिनका नाम है मंसूर वलीद मलिक साहब, उन्होंने लिंक्डइन पे बताया कि 1 महीने से हम इसकी टेस्टिंग कर रहे थे, और ये एक क्लेम उनका ये है कि ये अल जज़ीरा इंग्लिश की तरह का जो 2 हाथ से चलता है और बहुत ही महंगा है, उसकी तरह का ये फ्रांस 24 की तरह का इंग्लिश चैनल होगा, जो हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे को और हिंदुस्तान के जो अंग्रेज़ी टेलीविज़न चैनल हैं जो बेतहाशा है, पता नहीं 2 दर्जन है, उसके कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा है, उसके इसे कहते हैं प्रोपेगेंडे को और उसकी टॉक्सिसिटी को ज़ाहिर करेगा ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म जिसका नाम एशिया वन है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कि ये वो एशिया वन नहीं है, मैंने थोड़ी सी इस पर रिसर्च की है, जो सिंगापुर में 1995 में एक डिजिटल साइट थी जो टेलीविज़न चैनल नहीं है, उसकी वैसे वीडियो प्लेटफॉर्म्स भी हैं उसके यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे, लेकिन वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। 1995 में बना सिंगापुर में और उसके बाद 2021 में उसकी रीवैम्पिंग हुई है, लेकिन ये जो एशिया वन है ये कराची से लॉन्च किया गया है, और इसमें चूँकि पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान की थिंकिंग ये है कि अंग्रेज़ी चैनल के लिए सिर्फ आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान चाहिए और अच्छा सा आपको ज़रा एक अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए, तो इसके लिए बड़े महंगे किस्म के लोग, 2 नंबर किस्म के सेकेंडरी जिनको दुनिया में कोई नहीं जानता एज जर्नलिस्ट, उनको हायर किया गया है मशरक़ वस्ती से, अफ्रीका से और यूरोप से, गोरे शोरे फेसेस इकट्ठे कर लिए गए हैं और वो इकट्ठे कर लिया। अच्छा, असल जो चैलेंज है कि अगर आपको एक अंग्रेज़ी चैनल, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ इंग्लिश टेलीविजन चैनल्स, यहाँ डॉन ने अपना चैनल बनाया, बहुत खर्चा किया, फेल हो गया, उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़ ने बनाया, वो फेल हो गया, जियो ने एक बनाने की कोशिश की जिसका मैं भी हिस्सा था, उसने टेक ऑफ ही नहीं किया, वो भी फेल हो गया, उसके बाद भी यहाँ पे बहुत से चैनल, कभी इंडस, कभी पता नहीं क्या क्या चैनल बनाने की कोशिश की, कि सारे के सारे जितने भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भाई लोगों ने चैनल खड़े करने की कोशिश की, बेचारे सारे के सारे फेल हो, सारे के सारे फेल हो गए, उर्दू के, अंग्रेज़ी के। तो असल में जो रियल चैलेंज है उसकी भाई लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है ठीक तरह से, पीएमए से और स्टाफ कॉलेज से नहीं अंडरस्टैंडिंग हो सकती इस किस्म की चीज़ों की, ना एनडीयू से। वो ये समझते हैं कि आपको सिर्फ अंग्रेज़ी चाहिए, एक्सेंट चाहिए, ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए, उसमें सब्सटेंस क्या होगा, उसकी कहानी क्या होगी, उसमें कोई क्रिटिकल एलिमेंट होगा, उसमें कोई एडिटोरियल इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी होगी, क्या वो अपनी माशरे के पॉलिटिकल डायनामिक्स को कंडेम या क्रिटिसाइज कर सकता होगा, उसकी डायसेक्शन कर सकता होगा। अगर वो डायसेक्शन कर सकता होगा तो उसको दुनिया सीरियसली लेगी। तो हिंदुस्तान के जो 2 दर्जन या 1 दर्जन अंग्रेज़ी के टेलीविज़न चैनल है, ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की भी डायसेक्शन करते हैं, बड़ी खुल्लम खुल्ला किस्म की, इनके पास एडिटोरियल ऑटोनॉमी है। और इनमें से अब सारों के तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन जिनको मैं ज़बानी जानता हूँ, इनमें से अक्सर इन टेलीविज़न चैनल के जो फाउंडर्स, एडिटर्स और मैनेजमेंट है वो अच्छे खासे नॉन सेलिब्रेटेड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो है। फॉर इंस्टेंस, जब एनडीटीवी है तो जिस कपल ने, राधिका और प्रणॉय रॉय ने खड़ा किया, बड़े रेस्पेक्टेड इंडियन इंटेलेक्चुअल हैं। दी वायर जिसका मैंने कई दफ़ा जिक्र किया, सिद्धार्थ वारादराजन जो पहले दी हिंदू, बहुत ही प्रेस्टीजियस इंडियन पब्लिकेशन दी हिंदू अखबार के एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स थे, फिर उसके वो एडिटर थे, उन्होंने और उनकी जो हिंदू की टीम ने खड़ा किया दी वायर को इसी तरह से। और अभी
प्रिंट हिंदुस्तान के बहुत ही रिस्पेक्टेड जो एडिटर जनाब शेखर गुप्ता साहब, वो उनकी टीम है सारी जो प्रिंट चलाती है, वो खुद उस पर प्रोग्राम करते हैं, प्रिंट ही के अंदर इसे कहते हैं प्रवीण स्वामी काम करते हैं। तो जब तक आपके पास एडिटोरियल ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रोफाइल नहीं होती, आप ये गुमनामी से इस तरह के चैनल तो नहीं बना सकते। ये चैनल को ज़्यादातर या तो पाकिस्तान के अंदर ही जो फौजी भाई हैं वो खुद सुनेंगे, या उनके जो चेले छांटे सुनेंगे। दुनिया भर में जो एक राइट ऑफ द सेंटर किस्म के एक्सट्रीमली मेंटली अंडर डेवलप्ड किस्म के लोग हैं, वो इस किस्म के चैनल को फॉलो करेंगे। मुझे तो यही लग रहा है। अभी देख, लेट्स सी कि इसमें से ये क्या निकालते हैं। और अगर एक चैनल का मकसद ही सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो चैनल बेचारा जो है वो कितनी तरक्की कर सकेगा। और पहली एग्जाम्पल ये है, जब ये एक्सपोज ही हुआ है चैनल, तो वहाँ पर इसे कहते हैं कोई एक पाकिस्तानी अनस मलक की पता नहीं कौन उनको लेकर, एक गोरी खातून जो है वो उनसे कह रही हैं कि हिंदुस्तान क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है। और अनस मलक साहब जो हैं वो अपनी पाकिस्तानी अंग्रेज़ी के अंदर आगे से बता रहे हैं कि जनाब हिंदुस्तान ने ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया। तो मेरा ख्याल है बीइंग ए मीडिया पर्सन के चैनल इस तरह से कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अब कौन समझाए बड़े लोगों को, ताकतवर लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बिकॉज पावर के अंदर बड़ी एरोगेंस होती है। इस पर फिर मजीद मैं कभी बात करूँगा कि पावर की एरोगेंस क्या होती है। अभी कमिंग टू द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, एक तो आप देखिए कि अलीमा खान साहिबा जो हैं और नौरीन उनकी जो बहन है, दोनों को रात को 10-11 बजे अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। ट्यूसडे के दिन इनकी मुलाकात का दिन था। सारा दिन ये बहनें जो हैं वहाँ पे बैठी रहीं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद लीडर भी थे। फिर मैंने वो क्लिप देखा है जहाँ रिपोर्टर्स अलीमा खान साहबा से कहते हैं कि जी अब तो सलमान अकरम राजा साहब भी चले गए हैं, अब तो इसे कहते हैं बैरिस्टर गौहर भी चले गए हैं, अब तो सिर्फ 1-2 MNA आपके साथ रह गए हैं, तो आप घर क्यों नहीं चली जाती। तो अलीमा कहती हैं कि भाई देखें, मेरा सियासत से ताल्लुक़ नहीं, मैं तो अपने भाई को मिलने आए हैं। इतना अरसा हो गया हमारे भाई से मुलाकात नहीं हुई। पॉलिटिशियंस की मुलाकात को 6 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं, हमारे ख़ानदान की मुलाकात नहीं है, हमने तो भाई से मुलाकात करनी है। फिर वो कहते हैं जी पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप यहाँ से उठ जाएँ। तो वो कहती हैं, ये गिरफ्तारी से पहले की बात है। तो अलीमा कहती हैं कि देखिए हमें बता दें हम कौन सा कानून तोड़ रहे हैं। अगर हम अडयाला जेल के बाहर अपने भाई से मिलने के लिए बैठे हैं तो हम कौन सा कानून तोड़ रहे हैं, हमें अपने भाई की सेहत के बारे में फ़िक्र है। फिर बाद में अलीमा को और नौरीन को वहाँ से हटाने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया होगा। जिस तरह से बहुत से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में रिलीज़ कर दिया गया। अब आप में से अक्सर लोग सोचते होंगे कि यार ये सारा का सारा कहीं जा नहीं रहा है, ये तो सारा जान साहब बड़े ताकतवर हैं और जो चाहते हैं हम करते चले जाते हैं। मेरा जो हिस्टोरिकल एक्यूमेन और हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी कोई तहरीक और कोई कम्युनिटी और कोई लोग इस तरह से डिटर्मिन्ड होते हैं अपने कॉज के लिए, अल्टीमेटली खुदा ताला, मदर नेचर जिसको आप कहते हैं ना, खुदा कहें, मदर नेचर कहें, वो उनको कामयाबी देती है। और यही वो रेसिलियंस है, यही वो स्टेडफास्टनेस है, यही वो सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, जो है वो जो जिसे जनरल साहब एक ख़तरे के तौर पे, ये शरीफ जरदारी ख़ानदान जो है अपने लिए ख़तरे के तौर पे देखते हैं। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, पाकिस्तान में जिस वक्त जो अदालती कहानी चल रही है और जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में जो एंटी टेरर कोर्ट की प्रोसिक्यूशन थी इमरान खान के ख़िलाफ़, जो इमरान खान की ज़मानत को रद्द किया लाहौर हाई कोर्ट ने, वो जो मैंने सारी प्रोसीडिंग देखी, क्योंकि मैं उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 24 घंटे में वहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं जनाब याहिया आफरीदी साहब ने के सामने वो पिटीशन आई है जहाँ बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने उसको प्रेजेंट किया है और याहिया आफरीदी साहब ने उस पर कुछ अपने कमेंट्स दिए हैं और अब 19 अगस्त को उसकी समाअत होगी इमरान खान की ज़मानत के हवाले से। लेकिन जो एंटी टेरर अदालत में हुआ, जिस तरह से वहाँ पे एविडेंसेस पेश की गई उन पुलिस वालों की जो कहते हैं कि हम 2023 की मई में इमरान खान के बेडरूम में या इमरान खान की जो है ना सोफ़े के पीछे छुपे हुए थे, वहाँ से सब कुछ सुन रहे थे, टेबल के नीचे छुपे हुए थे, पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, और फिर वो 2023 से 2025 तक कहीं अपीयर ही नहीं हुए और 2025 में अपीयर हुए और 2 साल के बाद उनकी गवाही जो है उसको लाहौर हाई कोर्ट ने भी तस्लीम कर लिया। कि जब मैं सारा मामला देखता हूँ तो मुझे एक लाहौर शहर का ही बड़ा पुराना, जब हम मेडिकल स्टूडेंट होते थे वहाँ का मुझे एक वाक़या याद आ जाता है जो पता नहीं सच्चा है या असली है, लेकिन हमने सुना बहुत था कि लाहौर का एक मेंटल हॉस्पिटल पागल खाना जो है वहाँ पर इंस्पेक्शन टीम आती है जिसमें एक सीनियर डॉक्टर आ जाता है, पता नहीं इस्लामाबाद से कहाँ से आता है, पर वो जो सीनियर डॉक्टर वहाँ पे अभी अंदर पागल खाने का सर्वे के विजिट पे होता है तो एक बड़े से हॉल में पहुँचता है, वहाँ देखता है कि एक जो पागल खाने का पागल है जिसने पागल खाने का यूनिफॉर्म पहना है वो दीवार के ऊपर जहाँ कहीं एक शेल्फ है, ये खिड़की है, ये पता नहीं कोई अलमारी है, ये क्या है, उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और वहाँ से बैठा हुआ बड़ी खामोशी से। तो डॉक्टर कहता है, जो इंस्पेक्शन में आया डॉक्टर, वो पूछता है अपने जूनियर डॉक्टर से, नर्स से, कि इसका क्या मसला है, ये क्यों यहाँ बैठा हुआ है, ये क्यों नहीं नीचे उतरता। तो नर्स बड़ी सादगी से कहती है कि डॉक्टर साहब ये एक्चुअली अपने आप को ना बलद समझता है और ये समझता है कि इसके अंदर से रोशनी निकल रही है कमरे को रोशन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब
स्माइल्स, जो इंस्पेक्शन वाला डॉक्टर आता है सीनियर, वो पता है प्रोफेसर, वो हंसता है, थोड़ा सा स्माइल देता है, कहता है ठीक है इसको आप नीचे उतारें। तो वो नर्स कहती है कि, और साथ जूनियर डॉक्टर भी, कि सर अगर इसको नीचे उतारा तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा। तो ये जो है ना कि कमरे में मतलब जो थिंकिंग पागल की थी वही थिंकिंग नर्स की भी है, वही थिंकिंग इसे कहते हैं डॉक्टर की भी है। यही हालात इस वक्त पाकिस्तान के पूरे जुडिशल सिस्टम के, मीडिया के हो चुके हैं। यानी अगर आपने, चले प्रोसिक्यूशन ने जोर लगा के ये पुलिस वालों की एविडेंस कोई अपनी खिफत मचाने के लिए डाली थी कि पुलिस वाले पलंग के पीछे, सोफे के नीचे या टेबल के नीचे छुपे हुए थे, इमरान खान ने दहशत गर्दी का प्लान बनाया हुआ था रियासत के इदारों के खिलाफ, वहाँ आपने चले एंटी टेरर कोर्ट में जोर लगा के इसको पास करवा ही लिया। इसको आपने लाहौर हाई कोर्ट से कैसे पास करवाए? ये लाहौर हाई कोर्ट से इस किस्म के फिजडी किस्म के केस को पास करने में फिर ये पागल वाली जो मुझे एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये मेरा ख्याल है कि आपको कबूल कर लेनी चाहिए कि ये हालात इस वक्त है। अब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब फरमा रहे हैं कि हम इसकी प्रोसीडिंग करेंगे, पता नहीं हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लीगल इश्यूज़ में नहीं जाएंगे, हम नहीं चाहते कि दोनों पार्टीज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो हमारी हेयरिंग से, जो ज़मानत की हेयरिंग है इससे कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मेरे जहन में ये घंटी बजती है कि याहिया आफरीदी साहब, एक तो वैसे बेचारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसकी वैसे फौतगी हो चुकी है। अब वहाँ पे सिर्फ एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग है बड़ी महंगी, कई अरब रुपए की, उसके अंदर कोई स्पिरिट या सोल तो है ही नहीं है कि तो ऐसा ही एक मोम का मजस्मा है, जैसे आप खूबसूरत लड़कियों के मैनिक्विन्स देखते हैं जब आप सड़कों पर जाते हैं कहीं शॉपिंग करने के लिए, तो आपने देखा कि वो लड़कियों के मुजस्मे होते हैं। लेकिन मुझसे किसी भी मुजस्मे के साथ आपको कभी नहीं सोचा कि मैं इसको गर्लफ्रेंड को ले जाऊँ रात को बार में फिरने के लिए, सैर करने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि उसके अंदर रूह नहीं है, उसके अंदर खूबसूरती बहुत है। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो सफ़ेद बिल्डिंग है, मरमरी, ये जो मरमरी बिल्डिंग है, इसकी खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन इसमें क्या कोई स्पिरिट जस्टिस की रूह पाई जाती है? मेरा तो नहीं ख्याल इसमें पाई जाती। और फिर 26वीं आईनी तरमीम तो चले हुई, लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने गद्दारी करके, बिट्रेयल करके, प्रिंसिपल को अंडरमाइन करके, जो जजेस केस का था, जजेस की सीनियरिटी का, मंसूर अली शाह की पीठ पे पीछे से आके उन्होंने छुरा घोंपा और ख़ुद चीफ जस्टिस बन गए भाई लोगों के साथ साजबाज करके। इसके बाद याहिया आफरीदी साहब ने इमरान खान को किस हद तक इंसाफ देना है, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि क्या इंसाफ देंगे 19 अगस्त को। मेरी तो कम से कम यही इंटरप्रिटेशन है। चले मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा ये देख लें कि खबर एक चलती रही, अफवाह चलती रही कि इमरान खान के बारे में फैसला हो रहा है कि उनको शौकत खानम हॉस्पिटल जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसकी बेसिस क्या है? इसकी बेसिस ये थी कि अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन मूव की हुई है एक वकील के थ्रू, जिसमें इस सदा ये की गई है कि शौकत खानम हॉस्पिटल में चूँकि इमरान खान के रिकॉर्ड होते हैं, तो हर महीने में एक दफ़ा शौकत खानम की जो फिजिशंस हैं, 3 के उन्होंने नाम भी उसमें दिया है, जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हैं, जिसमें डॉक्टर आसिम हैं, जिसके अंदर डॉक्टर समीना है, कि इनको इमरान खान का मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। और इसमें उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल को और पंजाब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्डेंट बनाया हुआ है, और वो कहते हैं कि इसकी जो रिपोर्ट होगी हर महीने की, वो फैमिली को भी दी जाए और अदालत को भी दी जाए वगैरह वगैरह। इसका भी फैसला हुआ नहीं है, लेकिन ये सवाल पूछा गया अलीमा खान साहिबा से अडयाला जेल के बाहर उनकी गिरफ्तारी से पहले। तो अलीमा खान ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ना ये करने देंगे, ना इमरान खान अडयाला मुंतकिल हो रहे हैं शौकत खानम में, और इमरान खान ऐसा चाहते भी नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इमरान खान ऐसा चाहते भी नहीं है, और इमरान खान जो है वो ठीक है, उनको वज़न कम हो गया है, लेकिन वो इतने बीमार नहीं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन आई हैड विद समवन इन अमेरिका। उन्होंने मुझे प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा यार इमरान खान किस किस्म का आदमी है कि एक पहला जो तरीका होता है पाकिस्तान की तारीख का, एक तरीका है कि जब भी सियासतदान को इस तरह से पकड़ के जेल में डालते हैं तो पहला काम ये करता है कि वो बीमारी होने का ऐलान कर देता है। फिर क्रेडिबल नवाज शरीफ को देखें, शहबाज शरीफ को देखें, आसिफ जरदारी को देखें, तो पहले वो बीमारी का बहाना करके हमदर्दी पैदा करता है अपने लिए, फिर हमदर्दी के जरिए वो वहाँ से बाहर निकलता है, फिर उस प्रोसेस में उसकी ओर में वो नेगोशिएशन करता है। तो इमरान खान अजीब आदमी है कि ये हमदर्दी ही गेन नहीं कर रहा है, हर दफ़ा कह देता है हर 2 हफ्ते के बाद, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं इधर ही हूँ, मुझे कोई ज़िंदगी का ख़तरा नहीं है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट की तो कहानी भूल ही नहीं सकते आप लोग। अभी वैसे शहबाज गिल साहब ने अजीबोगरीब किस्म का इंकशाफ किया, वो कहते हैं कि वो कुत्ते का खून था जो जिसके प्लेटलेट बार बार दिखाई जाते थे, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं बात सही है कि नहीं। लेकिन आपने वो फुटेज देखी होगी जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब को ऑक्सीजन का मास्क लगा होता था, वो एक व्हील चेयर पे जा रहे होते थे अदालत के अंदर। आपने वो कहानी भी सुनी होगी, बार बार था कि शहबाज शरीफ जो है उनकी कमर में दर्द हो गई है, वो अदालत में नहीं जा सकते। लेकिन ये इमरान खान एक अजीबोगरीब किस्म की चीज़ है जो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल की, बस मैं थोड़ा सा, मेरा वज़न कम हो गया, मेरी फ़लाँ चीज़ है। पता नहीं इसमें इमरान खान की दानिशमंदी है, इसमें इमरान खान की ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी है, इसमें एक असूल है। मैं इसके बारे में मज़ीद कॉमेंट नहीं करता, मैं ये सिर्फ आपकी ऊपर छोड़ देता हूँ कि ये एक वक्री टाइप का आदमी है जो इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम को कन्फ्रंट कर गया। अब 2-3 छोटी सी चीज़ें मैं जिक्र कर दूँ, 2 बड़ी क्विक चीज़ों का।
ایک تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی ہمت دیکھ کے شہباز شریف صاحب نے تھوڑی سی ہمت پکڑی ہے، ساتھ بلاول نے بھی ہمت پکڑی ہے۔ بلاول نے کم پکڑی ہے، شہباز شریف صاحب نے زیادہ پکڑی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد میں یہ کہا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت اور ہندوستان پاکستان کا پانی کا ایک بوند، ایک قطرہ بھی چوری نہیں کر سکتا اور ایک قطرہ بھی ہم سے نہیں لے سکتا۔ ہم نے تو ان کے 6 طیارے گرا دیے ہیں، تو ہم تو اگر ایسا انہوں نے کیا تو ہم ان کو دن میں تارے دکھا دیں گے اور ان کو اپنے کان ان کو پکڑنے پڑیں گے ہندوستان کو۔ لیکن ایک دن کے میرے خیال ایک دن پہلے بلاول نے یہ کہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی جو سسپینشن ہے وہ انڈس سویلائزیشن کے اوپر حملہ ہے اور ہم اسے بالکل مکمل نہیں ہونے دیں گے۔ چلیں یہ تو خیر پتہ نہیں ہندوستان میں لوگ اس پہ کیا کیا لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، روئیں گے کیا کریں گے، لیکن ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں ایک نئی سرے سے اینٹی ٹیرر کوپریشن ہو رہی ہے، جس حوالے سے امریکن ایمبیسی نے بھی ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے، پاکستان فارن آفس نے بھی پریس ریلیز ایشو کی ہے۔ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ ایک امریکن جو ان کے اینٹی ٹیرر کے کوآرڈینیٹر ہیں کرنٹلی، گریگری لو گیرفو، بڑا عجیب سا نام ہے، گریگری لو گیرفو، پتہ نہیں کدھر سے انگریزوں کا والا تو نام ہی نہیں ہے یہ، گریگری لو گیرفو جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ ڈیلیگیشن لے کر آئے ہیں۔ پاکستان کے اسپیشل سیکرٹری فار یونائٹڈ نیشن جناب ایمبیسڈر نبیل منیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، باقاعدہ ایک لمبی چوڑی تصویر ایشو کی گئی جس طرح اسکول کالج کی تصویر ہوتی ہے جس میں پتہ نہیں 100 لوگ کھڑے ہیں سوٹ پہن کے، اور وہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور پاکستان ہر لیول پہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں۔ تو دہشت گردی کی جنگ ہے کس کے خلاف؟ وہ ہے جناب BLA، بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف۔ ایک دن پہلے مجید بریگیڈ کو بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے ٹیرر آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا، اس سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے ویسے ریزسٹنس فرنٹ کو بھی جموں اینڈ کشمیر میں ڈکلیئر کیا تھا، مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں۔ اور اس کے علاوہ TTP کے خلاف، یعنی BLA کے خلاف، TTP کے خلاف، اور اسلامک اسٹیٹ ان خراسان۔ اسلامک اسٹیٹ ان خراسان کی حد تک تو امریکہ پاکستان کی کوآپریشن میک سینس، لیکن میں تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ BLA جو پاکستان کے اندر ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے اور TTP جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ہے، اور 9/11 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ تمام آرگنائزیشن دنیا میں جہاں کہیں، خواہ وہ فلسطینی تھے یا مورو گوریلاس تھے یا جموں اینڈ کشمیر کے کشمیری تھے، جہاں کہیں تھے، ہر ملک کی ریاستیں ٹیکنگ کیوز فرام امریکہ کو فالو کرتے ہوئے سب نے اپنی اپنی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو یا ان کے خلاف جو ریزسٹنس تھی ان سب کو دہشت گرد بنا دیا۔ تو یہ جو بلوچ ریزسٹنس ہے اور جو TTP ہے، ان کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے درمیان کس قسم کی کوآپریشن ہوگی؟ بیکاز اس سے پہلے 9/11 کے بعد تو کوآپریشن کا یارڈ اسٹک یہ تھا کہ افغانستان ایک لالس ہے، وہاں سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں پر کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کو، تو پاکستان امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا تھا اگینسٹ دی گلوبل ٹیررزم، یہ القاعدہ کے خلاف۔ لیکن پاکستانی اسپیسیفک گروپس جو صرف اور صرف پاکستان کی سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف بغاوت انہوں نے کی بھی ہے، ان کے خلاف امریکہ اور پاکستان میں کس قسم کی کوآپریشن ہوگی اور اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کامنٹ کر کے مجھے بھی سمجھانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔